गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारी क्लास होने वाली है एमीटर वोल्टमीटर क्या शुरू करेंगे। देखो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है इसके बारे में बता देना कुछ। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है एमीटर वोल्टमीटर के बारे में कि क्रम में चलेंगे जिससे कि समस्या हम लोग समझने में क्या पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, एक क्रम में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि एमीटर और वोल्टमीटर एक प्रकार के सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, द्वितीयक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। और सेकेंडरी में भी किस प्रकार के हैं, सेकेंडरी में भी ये प्रकार का है इंडिकेटिंग, यानी कि सूचक प्रकार का है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है, जल्दी से रीजन हो जाएगा जल्दी से, कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है एमीटर और वोल्टमीटर वह एक सेकेंडरी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंडरी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट भी है, इंडिकेटिंग प्रकार का है, मतलब सूचक प्रकार का है, हिंदी में जिसे कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटिंग में भी कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है मूविंग आयरन, मूविंग वायर, ठीक है, थर्मोकपल, ठीक है, हॉट वायर, एसी, ठीक है। ये हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी कई प्रकार का होता है ना। इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी कई प्रकार का होता है। हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट चल रहा प्रकार का इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका कॉन्सेप्ट कैसे कार्य करता है, क्या क्या उसकी चीजें हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, हम लोगों ने मूविंग आयरन पढ़ लिया है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, स्थायी चुंबक चल कुंडली प्रकार का, मतलब उसको इंग्लिश में ये बोलते हैं पीएमएनसी, एनसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, ये पढ़ लिया है। ठीक है, अब फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई भी जो हमारा एमीटर या वोल्टमीटर होता है वो बेसिकली होता क्या है, एक इंडिकेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो या तो इस प्रकार का होगा या इस प्रकार का, इनमें से किसी भी प्रकार का हो सकता है। सामान्यतः जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा है तो मान लिया कि वो आप मूविंग आयरन पढ़ रहे हैं या मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि एमीटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है धारा को मापने में, वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज को मापने में, और इनके साथ क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि एमीटर की जो कुंडली होती है, उस एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध हमेशा नगण्य कम होता है। एमीटर को हमेशा हम लोग एक सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में किसी विद्युत परिपथ के, है ना। ये पढ़ा। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज देखी थी हम लोगों ने एमीटर की, कि हमेशा उसका जो वायर होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वायर मोटा होता है, मोटा तार होता है, और जो उसमें वृत्तों की संख्या होती है, जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, वो कम होते हैं। ये सब लास्ट लेक्चर्स में, 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, और ऐसे ही वोल्टमीटर के बारे में देखा है हम लोगों ने। वोल्टमीटर भी हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है, जिससे हम विभव या वोल्टता या वोल्टेज के माप करते हैं, और इसमें जो है रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो कुंडली का है वह बहुत ज़्यादा होता है। और वोल्टमीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़ते थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिसिमिलरिटीज हैं, क्या उसमें कॉमन है, क्या उसमें अंतर है।
ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि अगर हमारे पास, समझना ध्यान से, हमारे पास कोई एमीटर है या कोई वोल्ट मीटर है, कोई एमीटर है और कोई वोल्ट मीटर है, जैसे ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और अगर हम एमीटर से मान लिया कि 5 एम्पीयर की करंट को नापना है एमीटर से, ठीक है, तो क्या इस एमीटर को हम पूर्णतः सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं? अर्थात समझना, मान लिया ये 0 है, ये 5 एम्पीयर है, ठीक है, ठीक है, ये एक एमीटर है, मैंने एक एमीटर बनाया है, समझना। इससे हम अधिकतम, जैसे ये हमारा पॉइंटर शुरू में यहाँ पे होगा, 0 पे होता है, ठीक है, ये 0 पे होता है, और जब हम इससे कोई मान अगर अधिकतम प्राप्त करेंगे तो कितना मिलेगा? अधिकतम हमको 5 एम्पीयर तक का मान दिखाएगा। इसी के बीच में एमीटर हमारा रोटेट करेगा जिस प्रकार से। प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी भी एमीटर को हम पूर्णतः इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं? इस्तेमाल कर पाने का अर्थ ये है, क्या इस एमीटर को या इस एमीटर की कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है या नहीं बह रही है? अधिकतम धारा, अधिकतम धारा इसमें कितनी बह सकती है? 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर का है और इसमें अधिकतम हम 5 एम्पीयर ही लीवर कर सकते हैं, ठीक है। पर कभी-कभी क्या होता है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो एमीटर को, एमीटर की कुंडली में उस प्रकार से कंप्लीट धारा नहीं प्रवाहित हो पाती है, ठीक है। या कभी-कभी ऐसा हो सकता है, अगर हम मान लो एक केस बनाते हैं कि 5 एम्पीयर का हमारा करंट और हमने 8 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित कर दिया, 8 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, यह एमीटर इसको संभाल नहीं पाएगा, ये एमीटर क्या होगा, खराब हो जाएगा। कैसे खराब हो जाएगा? हो सकता है कि इतनी ज्यादा करंट के होने से, क्योंकि क्षमता सिर्फ 5 एम्पीयर की थी, ज्यादा करंट प्रवाहित होने से हो सकता है कि यह एमीटर हमारा बर्न कर जाए, अर्थात जल जाए, उसका जो डिफ्लेक्शन है, जो निडल है, जो विक्षेपण है, यह खराब हो सकता है, ठीक है। तो हमको कुल मिलाकर के हमको रेंज पता होनी चाहिए। रेंज को बेटा बोलते हैं परास। हमको अपने इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो एमीटर है चाहे वो वोल्टमीटर है, उसका रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। रेंज पता होने का अर्थ ये होगा कि हम अपने एमीटर को उस रेंज तक अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, आपने पहले 2G का फोन इस्तेमाल किया है, ठीक है, फिर उसने आपको अपग्रेड किया, आपने 3G फोन पे आ गए, ठीक है, अब आप 4G इस्तेमाल करते हो, नंबर आपका वही है, सिम आपका वही है, आप उसको अपडेट करते हो टेक्नोलॉजी के साथ साथ। अब इस समय आने वाले टाइम में 5G का आ जाएगा, फिर ये अपडेट हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हमें इंस्ट्रूमेंट हमारा है एमीटर या वोल्ट मीटर, हमें क्या करना होता है कि इसके परास को, यानी इसके रेंज को बढ़ाना होता है, तो हम कुछ इसमें कार्य करते हैं, हम इसके रेंज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम इसके रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज को बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, बात कहानी यही शुरू होती है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग
रेंज बढ़ा सकते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें इसका रेंज बढ़ाना होता है, और रेंज बढ़ाने के क्रम में हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स होती है, जिससे हम लोग एमीटर या वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाते हैं। तो आज जो बात होगी वो इसी पे होगी, एमीटर और वोल्टमीटर के रेंज को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे उसके रेंज से हम ज्यादा से ज्यादा करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कुछ टेक्निक करते हैं इसके बारे में, तो इसको आप शुरू करेंगे। हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे एमीटर व वोल्टमीटर में एमीटर व वोल्टमीटर में रेंज एक्सटेंशन के क्या हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं। तो हमारे पास कुल 3 प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं। अभी लिखेंगे नहीं इसको, अभी बस समझ लो। अभी समझ लो बस। सब यही समझा देते हैं, बस एक बार इसको देख लो। उपयंत्र परिगामी या हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, अब यही समझ लो सारी कहानी, फिर लिखते चले। मैंने बताया कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है सेकेंडरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट, द्वितीय प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, वह इंडिकेटिंग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेटिंग मतलब कि उसमें एक निडल होगी, उसमें पॉइंटर होगा, उसमें कॉइल होगा, तो मूविंग आर्म हो सकता है, मूविंग कॉइल हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है। तो हमारे पास एक एमीटर है और एक वोल्टमीटर है, इसके परास में मतलब इसके रेंज में एक्सटेंशन करना है।
एक्सटेंशन क्या करना है कि जैसे हमने कहा कि यार पहले ये 5 एम्पियर करंट नापता था, मैं चाहता हूं कि ये 8 एम्पियर तक का इसका रेंज एक्सटेंड कर जाए। मैं चाहता हूं कि इसके रेंज को बढ़ा सकूं। पहले वोल्टेज ये नापता था वोल्टमीटर 10 वोल्ट, मैंने कहा चलो यार मैं ऐसा करता हूं कि 15 वोल्ट तक का उसी इंस्ट्रूमेंट में, उसी मीटर में, उसी वोल्टमीटर में क्या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उसका रेंज एक्सटेंड हो जाए, विस्तार हो जाए। ठीक है ना? क्या अरेंजमेंट किया जाए कि एमीटर और वोल्टमीटर का रेंज जो है वो एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए। यही कहानी है। तो रेंज बढ़ाना हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं: शंट, मल्टीप्लायर एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है? ये तीनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शंट का इस्तेमाल हम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ तो शॉर्ट नोट्स की तरह हो जाएगा, अभी लिखना मत, बस समझते चलना। शंट क्या है? एक अरेंजमेंट है। ठीक है? शंट एक अरेंजमेंट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एमीटर के रेंज को बढ़ाने में। मतलब अगर अभी एग्जांपल से भी हम देखेंगे, न्यूमेरिकल से भी देखेंगे कि अगर हमारे पास 5 एम्पियर का कोई एमीटर है तो उससे हम 8 एम्पियर, 10 एम्पियर जो भी हम रेंज बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए हम शंट का इस्तेमाल करते हैं। शंट एक प्रकार का अरेंजमेंट है। मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए। तो वोल्टमीटर का रेंज है 10 वोल्ट, हमको 12 वोल्ट का, 15 वोल्ट तक का मेजर करना है। उसमें भले ही लिमिट 10 वोल्ट की है। ठीक है? जैसे अच्छा एक चीज की बात प्रश्न आएगा कि सर ये बताओ कि यहाँ से अगर हमारा रेंज मैक्सिमम 5 एम्पियर है और यहाँ से 0 एम्पियर को आप मैक्सिमम मेजर कर सकते हो, मैक्सिमम 5 एम्पियर ही मेजर कर सकते हो। अगर मैं 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर है ना, ये 3 एम्पियर हो गया, ये 4 एम्पियर हो गया। बात समझना, ये इस प्रकार से है। ठीक है? ये 5 एम्पियर हो गया। अधिकतम तो हम 5 ही मेजर कर सकते हैं, ये तो इस पे लिखा हुआ है। चाहे वो एमीटर हो चाहे वो वोल्टमीटर, जितना यहाँ पे रेंज होगा, जितना यहाँ पे मेंशन होगा, ये मिनिमम होगा, ये कम से कम होगा। अधिकतम क्या होगा कि हमारा पॉइंटर आके यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा, इससे ऊपर तो हम जा नहीं सकते हैं। ठीक है? लेकिन इसी में हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और इसी मॉडिफिकेशन के अलावा हम यह पता करेंगे कि आखिर में हम इसी एमीटर या इसी वोल्टमीटर के रेंज में कैसे बदलाव ला सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट हमारा यही रहेगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं बदल रहा है, इंस्ट्रूमेंट हमारा वही है। जो एमीटर, जो वोल्टमीटर हमारा था वो वही है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसके रेंज को बढ़ाएंगे। उस रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करेंगे। ठीक है? कैसे करेंगे मैं वो बताऊंगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बेटा अगर बात करें तो यह करंट एंड वोल्टेज दोनों के लिए, दोनों का रेंज बढ़ाता है। ठीक है? करंट मतलब एमीटर और वोल्टमीटर दोनों का रेंज बढ़ाएगा। ये एक अरेंजमेंट होता है, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो अभी जो मेरा उद्देश्य है इस लेक्चर में वह समझाना कि किसी भी एमीटर, किसी भी वोल्टमीटर को उसके ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट को बिना बदलाव किए हम उसके रेंज को बढ़ा के अगर उससे ज़्यादा मान हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका रीडिंग का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है? मतलब 5 एम्पियर का है तो 8 एम्पियर तक भी मेजर कर सकते हैं, 10 एम्पियर एग्जांपल है, 10 एम्पियर कर सकते हैं।
10 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 15 वोल्ट जो हमको मेजर करना है हम कर सकते हैं बिना इंस्ट्रूमेंट को बदलाव किए। खास बात, ठीक है। इसी को आज हम लोग समझेंगे, कोशिश करेंगे कि आज इसमें एक हो जाए। तो कुछ लिख लो, ये जो हेडिंग डाला है इस हेडिंग में कुछ हम लोग लिखेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं। तो विद्युत मापन उपयंत्रों का परास यानी कि रेंज, विद्युत मापन उपयंत्रों का परास मतलब होता है रेंज, ठीक है। परास सामान्यतः उनकी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अधिकतम मान पर निर्भर करता है, जो उस कुंडली से बिना किसी क्षति की संभावना के नुकसान, बिना किसी क्षति की संभावना के प्रवाहित की जा सके, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या हुआ, कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, सपोज हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग कितना मीटर करते हैं 5 एम्पीयर। अब ये बताओ, अगर मैं 5 एम्पीयर से ज्यादा करंट इस एमीटर को देता हूँ, ये एमीटर है, इसकी अधिकतम क्षमता कितनी है, इस कॉइल में बहने वाले करंट की क्षमता कितनी है 5 एम्पीयर। अगर मैं 5 एम्पीयर से ज्यादा करंट दूंगा इसको, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। मैंने बताया कैसे बर्न करता है, देखो फॉर्मूला है ना I स्क्वायर R, I का मान बढ़ा दोगे, रेजिस्टेंस तो फिक्स है, करंट का मान बढ़ेगा, स्क्वायर में करंट का मान और बढ़ेगा। जैसे करंट का मान बढ़ेगा तो I स्क्वायर R जो होता है पावर लॉस होता है, उससे क्या होगा कि हमारी जो कुंडली है, जो कॉइल है, वो बर्न कर जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे परास को बढ़ाते वक्त कि अधिकतम क्या हो, कि उससे जो कुंडली का अधिकतम मान है, जो कुंडली मतलब जहां में उसकी कुंडली है, इसके नाम में कुंडली बनी है, ऐसे समझिए। इस कुंडली में जो अधिकतम करंट प्रवाहित हो सकती है, अधिकतम धारा प्रवाहित हो सकती है, उससे ज्यादा धारा का मान यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम से ज्यादा का मान नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, नुकसान होगा। तो हमको ये ध्यान में रखना है, ज्यादा हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। तो सोचो कैसा कहानी बन रहा है, हमको मान लो 8 एम्पीयर मेजर करना है, ठीक है। स्टोरी है, कहानी 8 एम्पीयर मेजर करना है। 8 एम्पीयर को यहाँ दोगे तो ये बर्न कर जाएगा, ये जल जाएगा, तो क्या करोगे आप, 5 एम्पीयर से दे ही नहीं सकते, 5 इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इसीलिए हम लोग शंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है। शंट का जब इस्तेमाल करेंगे तो शंट के द्वारा हम दो कार्य करेंगे। क्या करेंगे कि इसमें जो 8 एम्पीयर की धारा बहने की संभावना है, इसको हम अपने इंस्ट्रूमेंट को बचा लेंगे, मतलब खराब होने से, और रेंज मतलब उसका परास जो है वो भी हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है। तो हेडिंग को आपने देखा था, इसको लिखने के बाद आप ऐसे करके इसको लिख लो, ठीक है, जिससे आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, जो क्विज होती है, तो ये वहां से क्वेश्चन कुछ काम आएगा, ठीक है। फिर तो हम बताते हैं आपको, ठीक है।
इसको हम साफ कर देते हैं। पहला था शंट, SHUNT इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में भी शंट ही कहते हैं। शंट व्यवस्था, इंग्लिश में शंट अरेंजमेंट, ठीक है। शंट अरेंजमेंट वोल्टमीटर के लिए होता है। अब करते क्या है, देखो शंट का जब भी आप वर्ड सुनो ना, शंट का एक सेंस जो होता है वह होता है पैरेलल, यानी कि समांतर। हालांकि समांतर श्रेणी, समांतर प्रकार का अरेंजमेंट नहीं होता है, बट शंट जब भी आपके दिमाग में वर्ड आएगा, इन दोनों में अंतर है, शंट और पैरेलल में। बट अभी याद करने और समझने की दृष्टि से जब भी दिमाग में आपके शंट वर्ड आएगा, आप समझना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, पैरेलल कुछ चीज जोड़ी जा रही है, ठीक है। समांतर क्रम में कोई चीज जोड़ी जा रही है जब भी शंट वर्ड आएगा। तो हम करते क्या है, एक एमीटर जो है, उस एमीटर को जो मेजर कर रहा है करंट को या धारा को, उसके शंट में, मतलब कि उसके पैरेलल में एक प्रतिरोध को लगा दिया जाता है। एक प्रतिरोध को लगा दिया जाता है, एक सिंपल रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में, उसी को शंट कहते हैं। और इस प्रतिरोध का जो कुछ मान होगा, इसका मान बहुत ही कम होता है, इसका मान लीस्ट होता है, बहुत कम होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं शंट अरेंजमेंट के बारे में। शंट अरेंजमेंट वह अरेंजमेंट होता है जो हम किसी भी एमीटर के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का रेजिस्टेंस, एक लिस्ट वैल्यू का कम मान का प्रतिरोध लगाते हैं, तो उसी को हम लोग शंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर। अब थोड़ा समझ लो कैसे। मान लिया समझ लो ऐसे, भाई हमारी कोई लाइन है, लेकिन मोटा है ना, वैसे ये लाइन है और ये एमीटर है। अब हमको जब करंट मापना होता है तो मैंने क्या बताया था कि दोनों पॉइंट को लाइन पे लगाएंगे और यहाँ जो बहने वाली धारा है वो यहाँ पे मेजर कर लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, सिंपली अगर मैं बताऊं, इसको ऐसे समझ लो, या फिर ये कोई तार है, ठीक है, कोई लाइन है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इसमें धारा का मान निकालना है। हम क्या करते हैं, एमीटर को इसके सीरीज में जोड़ते हैं। तो सीरीज जोड़ने का मतलब क्या है कि इसी में हमने एमीटर को जोड़ दिया, इसी में हमने एमीटर को जोड़ दिया। एमीटर जो मान बताएगा वही धारा का मान होगा। सीरीज में चूंकि जोड़ लिए हैं तो एमीटर को सीरीज में जोड़ा है ना। एमीटर जैसे ये था एमीटर, ये जो हम लाल वाला है ना, ये एमीटर है, एमीटर को लाया और हमने इसमें ऐसे जोड़ दिया। ऐसे एमीटर है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये तार था तो तार को छूट गया, ये वायर है, ये वायर है
इसी वायर से हमें इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इस करंट को मान निकालने के लिए हमने सीरीज में एमीटर को जोड़ दिया। ठीक है, चूंकि एमीटर को हमने जोड़ दिया था और मैंने ये बताया कि शंट अरेंजमेंट जो हमारा होता है, शंट अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं कि एमीटर के समांतर क्रम में, एमीटर है ये, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, इसको हमने मान लिया कि आर एस, आर फॉर रेजिस्टेंस, एस फॉर शंट। ठीक है, आर एस कर दो या आर एस एच कर दो, आर एस एच कर देते हैं, जो भी है, आर एस कर दो या एस एच कर दो, ठीक है, शंट, इसको जोड़ते हैं। अब क्या होता है कि पहले क्या हो रहा था, देखो मैं इसको फिर से बनाता हूँ यहाँ पे, हाई करंट यहाँ फ्लो कर रही है, तो पहले क्या हो रहा था, पहले सारी की सारी करंट क्या है, भाई करंट जो आई है वो यहाँ से फ्लो कर रही थी, हमने दो वायर के बीच में इसको लगा दिया तो सारी की सारी करंट देखो यहाँ से करंट गई और यहाँ से फ्लो कर रही थी, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि करंट आई जो है यहाँ से गई तो, बट एक करंट यहाँ चली गई और एक करंट इसमें चली गई, समझ में आ रहा है, एक करंट यहाँ चली गई, एक करंट यहाँ चली गई। ठीक है, इसका मतलब जब करंट बढ़ गई, इसमें जो करंट गई एमीटर में चली गई और यहाँ जो करंट गई इसको बेटा हम कहते हैं आई आर एस एच, शंट में चली गई। ठीक है, और जो मेन करंट थी हमारी वो आई थी, समझ में आ रहा है। इसमें क्या करते हैं, फिर से बता रहा हूँ कि कम रेजिस्टेंस का प्रतिरोध होता है जो एमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं, सिंपल समझो, एमीटर के पैरेलल में जोड़ना है, ये हमारा एमीटर है, इस एमीटर के पैरेलल में तार लगाया है, इसी को मैं कह रहा हूँ कि शंट रेजिस्टेंस है और इसका मान क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था कि जो पहले पूरी की पूरी करंट है, जैसे एग्जांपल समझो 5 एम्पियर की करंट है, इसमें बह रही है, इसमें इस तार में, ये पूरा वायर है बेटा, पूरा वायर है, ऐसे है। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको ऐसे बना लो, अच्छा मैं ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए। मैं बीच में मीटर लगा दिया, ठीक है, अगर 5 एम्पीयर करंट यहाँ से फ्लो कर रही है तो वही 5 एम्पीयर यहाँ से भी फ्लो करेगी, यही 5 एम्पीयर यहाँ से भी फ्लो करेगी, इस सीरीज में है, धारा का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, 5 एम्पीयर मीटर का तो 5 एम्पीयर हमको मिल रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें इसके रेंज को बढ़ाना है, हमारा काम क्या है, इसके रेंज को बढ़ाना। हम चाहते हैं कि यह मीटर जो है 5 से ज्यादा मीटर करे, 5 ना मापे, 5 से ज्यादा मापे। उस क्रम में हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे, मैंने क्या इसी को उठा के शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के शिफ्ट किया तो ये हमारा मीटर हो गया, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मैंने बताया पहले सारी की सारी करंट यहाँ से पास कर रही थी एमीटर से, सीरीज में था, अब करंट क्या है, यहाँ से जाने के बाद करंट को एक रास्ता ये मिल गया और एक रास्ता ये मिल गया, तो करंट को दो पार्ट में बंट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को, अगर समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया, ये समझ लो, दोबारा वीडियो देखना। चलिए, अब अगर करंट बढ़ गई तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो हमारी यहाँ पे हम केसीएल लगा सकते हैं क्या, इस पॉइंट पे, ठीक है, किरचॉफ का करंट लॉ
आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ये जंक्शन पॉइंट क्यों है। एक करंट बेटा देखो आ रही है यहाँ से, जो प्लेन प्लेन करंट है, वो करंट यहाँ चलेगी, एक करंट यहाँ पर चलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो मेन करंट हमारी आई आ रही है वो दो पार्ट में कट जाती है। एक एमीटर में चलेगी जिसको हम आई ए लिख रहे हैं, आई ए को एमीटर, दूसरी हमारी शंट में चली जा रही है, मतलब इस शंट में जिसको हम आई एस एच कहते हैं। ठीक है, एमीटर करंट और शंट करंट दो पार्ट में बटेंगे। अब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस, अगर करंट यहाँ पे, अगर हर एमीटर की हर कुंडली का, एमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है, एमीटर की कुंडली का अपना रेजिस्टेंस होता है। अगर एमीटर की कुंडली का रेजिस्टेंस क्या है, आर ए है, और शंट का रेजिस्टेंस आर एस एच है, तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि यह दोनों पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, ध्यान से देखो, ये इसके पैरेलल है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज का मान बराबर होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, मतलब यहाँ जो वोल्टेज होगा वह वोल्टेज यहाँ होगा। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज का मान बराबर होता है, और वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर, वोल्टेज का ड्रॉप क्या होता है, I इंटू आर। अगर एमीटर में करंट बहने वाली आई है, रेजिस्टेंस इसका आर ए है, तो उसका वोल्टेज कितना होगा, आर ए आर ए। इस शंट का रेजिस्टेंस आर एस एच है, और इसमें बहने वाली करंट आई एस एच है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, आई एस एच एंड आर एस एच। एस एच मतलब शंट है बच्चे, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, एक दूसरे के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो दोनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमको मिल गया, केवीएल से और केसीएल से, आई बराबर आई ए प्लस आई एस एच, आई बराबर आई ए प्लस आई एस एच, करंट दो पार्ट में बट गई, आई ए आर ए बराबर आई एस एच आर एस एच। ठीक है, अब ये बताओ हमारे पास क्या क्या है, एमीटर करंट, एमीटर का रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस, शंट का करंट। हमको हम इंसर्ट क्या किए इस सिस्टम में, हमने क्या लाया, हमने शंट, और इस शंट का रेजिस्टेंस जो है आर एस एच, हमको ये पता नहीं है, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, इस शंट के रेजिस्टेंस का मान हमको प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य है। अगर मैं इसको लिखूं आर एस एच का मान हमको प्राप्त करना है, तो इसके अंदर रेंज बढ़ाने के लिए क्या किया, शंट को इंट्रोड्यूस किया, शंट को लगाया, तो हमें शंट का मान पता होना चाहिए। शंट के मान को निकालेंगे तो मैथमेटिक्स की तरह से सॉल्व करते हैं, तो सिंपल ये होगा आई एस एच। आई एस एच नहीं पता, बट यहां से हम निकाल सकते हैं आई माइनस आई ए, एस एच का मान निकाल सकते हो, आई ए आर ए अपॉन आई माइनस आई ए। ये कहां से आया, यहां से आया, आई एस एच बराबर आई माइनस आई ए, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यहां से क्या कर लो, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। यहां से क्या कर लो, आर एस एच बराबर आईए से डिवाइड करते हैं, देखो आईए यहाँ भी है, आईए यहाँ भी है, आईए से ऊपर नीचे डिवाइड करें, तो आईए से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आईए आईए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आईए से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आई अपॉन आईए माइनस। समझ रहे हो बात को, इसको मैं थोड़ा सा लिख दूं, आईए आर ए अपॉन आईए, आई माइनस आईए अपॉन आईए, ऊपर नीचे डिवाइड किया तो आईए से आईए कैंसिल हो गया,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये अपॉन ये बचेगा, तो हमने यही कहा। इसको हमने एक वर्ड का नाम दे दिया रेशियो। तो यहाँ क्या मिल रहा है, जो मेन हमारी लाइन या सप्लाई, लाइन कह लो, सप्लाई कह लो, लोड कह लो, उसका करंट आई और एमिटर का करंट क्या है, आई ए, इसी का रेशियो है। हमने इसको कहा कि ये एन है, ठीक है। आई ए बराबर एन माइनस आर ए अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। एन क्या है, एन बराबर आई अपॉन आई। अब प्रश्न समझना, हमको एन निकालना है, हमको तो ये मान पता होगा ना आई का, हमारी सप्लाई में कितनी करंट फ्लो कर रही है हमको पता होगा। अगर हमें एमिटर करंट का मान पता हो गया तो हमको एन मिल जाएगा। एन मिल जाएगा तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा आर एस एस, मतलब कि शंट रेजिस्टेंस का मान मिल जाएगा। शंट रेजिस्टेंस का मान मिल जाएगा तो हम वहां से ये कह सकते हैं कि कितने शंट का या कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाने से हमारे हमारा जो रेंज का एक्सटेंशन, मतलब जो परास में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई, ठीक है। चलो लिख लो, परिपथ की कुल धारा, यहाँ पे लिखने के बाद लिखा है, इसको लिखने के बाद परिपथ की कुल धारा परिपथ की कुल धारा क्या है, आई, तो एमीटर की धारा परिपथ की कुल धारा तथा एमीटर की विद्युत धारा का अनुपात को शंट की गुणक शक्ति, शंट की गुणक शक्ति शंट की गुणक शक्ति, गुणक शक्ति को इंग्लिश में इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट। मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ शंट कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखो बेटा, हमने क्या किया, इस एमीटर को जो कितना करंट नापता था पहले आईए, इसकी शक्ति को हमने बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया, देखो प्रश्न समझना, एन का इस्तेमाल हम करते हैं। एन क्या है, आई अपॉन आई ए। पहले करंट कितनी बह रही थी, पहले एमीटर से करंट मान लो 5 एम्पीयर है, अब आई का मान मान लो कितना आ गया, मान लो आई का मान 10 एम्पीयर आ गया, तो एन बराबर क्या होगा, आई अपॉन आई ए। आई का मान 10 बटा 5 बराबर 2, तो इसका मल्टीप्लाई पावर कितना हो गया, 2। तो अगर हमको इससे हमें क्या देखा कि हमारा जो एमीटर है अब वो 2 गुना शक्ति का, मतलब 2 गुना वैल्यू का करंट है, उससे हम प्राप्त कर 2 गुना वैल्यू का, 2 गुना से ज्यादा मान का, 2 गुने के मान का हम उससे मान जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एमीटर को बदलाव नहीं किया, एमीटर को वैसे ही रखा था। इस एमीटर के मान में क्या किया, रेजिस्टेंस ऐड किया शंट का, और आपने देखा कि अगर हमारा एमीटर में करंट 5 एम्पीयर है, लाइन में करंट 10 एम्पीयर है,
तो n का मान 2 आया। n का मान 2 आने का अर्थात क्या मतलब है, जो हमारा एमीटर है उसका जो मल्टीप्लाइंग पावर है वो 2 हो गया। मतलब पहले वो 5 एम्पियर तक का मेजर कर रहा था, हम उससे 10 एम्पियर भी मेजर कर सकते हैं, उसका वैल्यू 10 एम्पियर आया। मतलब क्या है, अगर मतलब क्या है, अगर एमीटर में 5 एम्पियर करंट दिया है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में समझना बात को ध्यान से। अगर एमीटर में 5 एम्पियर करंट दिया है और n का मान बेटा है 2, तो हम n बराबर क्या लिखेंगे, IA, और यहाँ से I का मान मिल जाएगा, I का मान क्या मिल जाएगा, 10 एम्पियर। I का मान 10 एम्पियर। इसका मतलब अगर एमीटर हमारा रीडिंग कितना शो कर रहा है, एमीटर तो भाई हमारे पास 5 ही शो कर रहा है, लेकिन उस समय लाइन में करंट कितनी फ्लो कर रही है, वो 10 एम्पियर कर रही है। अर्थात हम 5 एम्पियर को क्या मानेंगे, फिर अगर हमारा रीडिंग कह रहा है कि 5 एम्पियर है, तो हम कहेंगे कि हमारा करंट कितना बह रहा है, 10 एम्पियर। अगर एमीटर में करंट आ रहा है 4 एम्पियर, तो हम क्या कहेंगे कि जो लाइन में करंट फ्लो कर रही है वह है 8 एम्पियर। जी दुगना हो गया, दुगना हो गया। अगर n का मान मान लो 3 है और एमीटर 5 एम्पियर करंट दिखा रहा है, तो आप कहोगे कि हमारे लाइन में जो करंट फ्लो कर रही है तो 3 गुना मतलब कि 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर तक का करंट हम देखो मेजर कर ले रहे हैं, किसके माध्यम से, इसी 5 एम्पियर के वोल्ट एमीटर के माध्यम से। बात समझ में आ रही है, आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो समझना, वीडियो देखना, समझ में आया तो अच्छी बात, दोबारा पूछना बता देंगे कमेंट में, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।